वेलकम टू रक्षा एकेडमी। अब तक के नीति शास्त्र के लेक्चर में हम लोगों ने नीति शास्त्र का एक विषय के तौर पर कैसे अध्ययन करते हैं यह हमने पढ़ लिया था। ठीक है, किन आयामों पे हम नीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे हमने ये पढ़ लिया था। लेकिन जब नीति शास्त्र का जो अध्ययन होता है उसको किताबी भाषा में दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है और आज हम उन वर्गीकरण के कुछ हिस्से पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज उस वर्गीकरण में क्या हमें देखना है कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला जो आपका किया गया है वह शाखाओं के आधार पर किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला जो आपका वर्गीकरण है वह आपका है शाखाओं के आधार पर, कि इसकी ब्रांच कौन कौन सी है। और नीति शास्त्र को तीन ब्रांचों में बांटा गया है, यानी तीन शाखाओं में बांटा गया है। एक एक शाखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली आपकी है मानकीय नीति शास्त्र। क्या है आपकी? मानकीय नीति शास्त्र। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी अगर वीडियो देखते हो और कोई बैठा है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले, तो ये समझें कि नीति शास्त्र जो एथिक्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक उसकी ब्रांचों के आधार पर है। ठीक है, ब्रांच में पहली ब्रांच क्या है? मानकीय नीति शास्त्र है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ी देर में इसके बारे में बताएंगे। जो नॉर्मेटिव एथिक्स है या फिर आपकी जो मानकीय नीति शास्त्र है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। उन तीन भागों को हम देख लेते हैं एक बार, 1, 2 और 3। पहला जो इसका भाग है वह है आपका नियमवाद। दूसरा जो इसका भाग है वो है प्रयोजनवाद। और तीसरा जो इसका भाग है वो है सद्गुण। तो अगर प्रश्न आता है कि नीति शास्त्र को शाखाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उनमें वैसे तीन भागों में बांटा गया है। एक तो मानकीय नीति शास्त्र है, दूसरा आपका मानकीय नीति शास्त्र के बाद में जो आ जाता है वो अधिनीति शास्त्र आ जाता है। ठीक है, दूसरी ब्रांच, पहली ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच है अधिनीति शास्त्र। ठीक है, अधिनीति शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? मेटा एथिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, मेटा एथिक्स बोलते हैं इसको। और लास्ट जो आपकी होती है व्यवहारिक नीति शास्त्र। तीसरी ब्रांच क्या है इसकी? व्यवहारिक नीति शास्त्र। शाखा व्यवहारिक नीति शास्त्र। क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, क्वेश्चन है ना कुछ? नीति शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला शाखाओं के आधार पर, दूसरा बताऊंगा जो आपको विचारकों दार्शनिकों के आधार पर बताया गया है। जो पहला वाला पार्ट नीति शास्त्र का, उसमें पहला जो उसको डिवाइड किया गया है शाखाओं के आधार पर किया गया है। उसमें तीन शाखाएं हैं। पहली शाखा है मानकीय नीति शास्त्र, जिसको आगे डिवाइड किया है नियमवाद में, प्रयोजनवाद में और सद्गुण में। ठीक है, अब नियमवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, सद्गुण, ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अधिनीति शास्त्र है, जिसको हम मेटा एथिक्स बोलते हैं। इसकी ब्रांच नहीं है, ये अपनी अलग है। व्यवहारिक नीति शास्त्र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लाइड एथिक्स। एप्लाइड एथिक्स। अब एप्लाइड एथिक्स को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे उसमें दिया गया है आपका व्यापार नैतिकता, अलग अलग ब्रांच हैं ऐसी। ठीक है, फिर उसके बाद में हो गई आपकी राजनीतिक नैतिकता नीति शास्त्र। फिर आपका क्या हो जाएगा? पर्यावरण नीति शास्त्र। फिर आपका हो जाएगा चिकित्सा नीति शास्त्र। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा चिकित्सा के बाद में जो अगला जो बच रहा है अपना खेल नीति शास्त्र, खेल नैतिकता। ऐसे अलग अलग हर जगह पे जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो उस फील्ड की अपनी नैतिकता अलग होती है। व्यवहारिक तौर पे जब नीति शास्त्र को अलग अलग जगह पे होता है तो ये सब हम डिस्क्रिप्शन में जाके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी का जो हमारा कोर है, अब जैसे अगर इसमें नियमवाद में बात करें तो आज हमारा पूरा फोकस रहना है, पहले हम आपको मानकीय नीति शास्त्र बताएंगे क्या होता है। मानकीय नीति शास्त्र में क्या होता है, उसमें जो इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपका नियमवाद, हम नियमवाद को बताएंगे। फिर हम प्रयोजनवाद को बताएंगे और फिर हम सद्गुण के आधार पर बताएंगे। और इनके जो ब्रांचेस है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे।
अब नियमवाद में सबसे पहला अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहां पर कांट की नीति मीमांसा आती है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर देंगे। आपका अगर 6 नंबर में भी कांट की नीति मीमांसा आएगी तो आप वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ लिखते चलो क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। उम्मीद मुझे यही है आप लोगों से। आ रहा है समझ में? हाँ अच्छा ठीक है, उम्मीद मुझे यही है। ठीक है, दूसरा मान लो इसमें एक बताएंगे नियमवाद में, दूसरा है गीता का निष्काम कर्म। गीता का निष्काम कर्म, तो एग्जाम्पल के साथ हम इसको भी समझेंगे। और तीसरा आपका आ जाता है अंतः प्रज्ञावाद, जो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अंतः प्रज्ञावाद क्या होगा आपका? कल होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में जितना पढ़ा सकते हैं उतना ही पढ़ा पाएंगे अपन। ठीक है, दूसरी जो नीति शास्त्र की शाखा है उसके बारे में अगर बात करें तो आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है, लैंगिक विचारधारा है। ठीक है, और अन्य जो भी विचारधाराएं आपकी चल रही हैं वो 4-5 विचारधारा हम पढ़ लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग व्यक्तियों की जो विचारधारा है उस विचारधारा के आधार पर जो आपका नीति शास्त्र बनता है उसके बारे में बात उसमें की गई है। ठीक है, तो ये चार्ट वगैरह आपने बना लिया, नोट्स में इसी तरीके से आपका बना हुआ है टोटल, अगर आप देखें। हाँ, ये नियमवाद के तीनों पार्ट नियमवाद के हैं। प्रयोजनवाद के अलग है। जैसे प्रयोजनवाद में अगर आप देखोगे प्रयोजनवाद में, तो इसमें क्या आ जाता है प्रयोजनवाद के अगर निकालें हम, एक आ जाता है आपका स्वार्थवाद आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है सुखवाद आ जाता है। ठीक है, स्वार्थवाद आ जाता है, सुखवाद आ जाता है, और फिर आपका आता है उपयोगितावाद, पूर्णतावाद, फिर आपका आ जाता है उपयोगितावाद, फिर आपका आ जाता है पूर्णतावाद। ठीक है, ये व्यक्ति किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर है। पूर्णतावाद लास्ट आ जाता है, फिर आपका आता है विकासवाद आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़नी है। ये जो पूरा हम चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट में कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे आपके पूरे चार्ट को समझने में, क्योंकि हमें मार्क्सवादी विचारधारा भी समझनी पड़ेगी, लैंगिक विचारधारा भी समझनी पड़ेगी, आपके नियमवाद में अगर कांट की नीति मीमांसा है तो वो क्या है, गीता का निष्काम कर्म क्या है तो वो क्या है, अंतः प्रज्ञावाद क्या है। आखिर अगर हम मानकीय नीति शास्त्र की अगर बात कर रहे हैं तो भाई ये अलग ब्रांच है तो इसकी खासियत क्या है, अधिनीति शास्त्र है तो इसकी खासियत क्या है, और व्यवहारिक नीति शास्त्र है तो इसकी क्या है। तो नियमवाद, प्रयोजनवाद और सद्गुण, ये तीनों का डिफरेंस करते हुए हम आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाए मानकीय नीति शास्त्र के ऊपर। ये पूरा हटा दें अभी, हम ये देख लिया ना अपना, हम मानकीय नीति शास्त्र के ऊपर आ जाते हैं और उसको समझाते हैं मानकीय नीति शास्त्र क्या है। फिर उसमें हम नियमवाद पे चलेंगे, कांट की नीति मीमांसा और गीता का निष्काम कर्म आज करेंगे, एक उसमें हम छोड़ देंगे। फिर आपको अधिनीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र की डेफिनेशन आज बता देंगे। ठीक है, और फिर इनको कल हम आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है ना? क्योंकि बाकी में क्या है फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। केस स्टडी सॉल्व करना शुरू की क्या आप लोगों ने थोड़ा बहुत? कल मैंने कहा था आप लोगों से कि जो मैंने 4 आपके पैरामीटर्स बताए हैं उन 4 पैरामीटर्स को बेस बना के केस स्टडी अपने मन से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं किसी को दिखाना है, आप अपने आप में आकलन करो कि क्या आप उस आंसर से या उस सॉल्यूशन से खुद में सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपको वो खुद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक एक कम से कम केस स्टडी, जब तक अपन लोग केस स्टडी पे नहीं पहुंचे हम लोग, तब तक हम लोग केस स्टडी को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलेंगे तो एक आइडिया बना रहेगा, है ना, ये कैसे करना है। थोड़ा सा आप ध्यान देना इस बात के ऊपर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मानकीय नीति शास्त्र। अब इसको पहली बात तो जब भी आप कोई भी शब्द देखो, एक ट्रिक भी बताता हूं आपको। कई बार ऐसा होता है कि हमें यह पता नहीं होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, कई बार ऐसा होगा, तो वहां पर जो शब्द दिया गया है उन शब्दों को थोड़ा सा अगर तोड़ोगे तो लगभग उसके आसपास पहुंच जाओगे, लगभग। जैसे इसमें क्या दिया गया है आपका, मानकीय नीति शास्त्र दिया गया है। यहां पे मानकीय का अगर आप संधि विच्छेद करो तो यहां पर क्या निकलता है आपका, मानक। मानक एक वर्ड निकलता है, और मानक के अगर अंग्रेजी में भी तुम डिवाइड करोगे, प्रश्न इधर देखो, अगर अंग्रेजी में भी डिवाइड करोगे तो अंग्रेजी में नॉर्मेटिव को आप अगर डिवाइड करो तो यहां नॉर्मेटिव से क्या निकलता है, नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, नियम होते हैं ना कहीं सिद्धांत होंगे, नॉर्म्स चाहिए होते हैं ना। यानी मानक और नॉर्म्स, इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मानकीय नीति शास्त्र में अगर हम अध्ययन करें, कॉमन बता रहा हूं आपको, ये जो लिखा है वो अलग है, जो पढ़ना है वो अलग है। ठीक है,
हमें इस शब्द से ये मतलब पता चल रहा है कि या तो यहां पे कुछ मानकों की बात की जाएगी जिसको हम स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, कि इन स्टैंडर्ड के आधार पर हम किसी वस्तु का नैतिक होना और अनैतिक होना डिसाइड करेंगे। उन स्टैंडर्ड की बात यहां पे कर सकते हैं, कुछ सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, जैसे इसमें गीता का निष्काम का दिया गया है आपका, या कांट की मीमांसा दी गई, यानी कुछ पहले से प्री प्लान्ड, ये प्री डिसाइडेड जो आपके पहले ही बन चुके कुछ नीतियां हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों के आधार पर नैतिकता और अनैतिकता के बीच में हम फर्क बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा आपका मानकीय नीति शास्त्र। क्योंकि ये अपने आप में क्या बता रहा है, मानकीय नीति शास्त्र। अब ये मैंने आपको सिखाया कैसे, ये मैंने सिखाया आपको कि आप शब्द में से परिभाषा निकालने की कोशिश करो। अब देखना हम आसपास पहुंचेंगे। इसमें जो लिखा है, मानकों और नीतियों को आधार मानकर, मानकों और नीतियों को आधार मानकर नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन, ठीक है, जो निर्देशित करता है कि क्या किया जाना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, जो अगर हमें पढ़ना है, कि मानकीय नीति शास्त्र आपको यह बताता है कि क्या किया जाना चाहिए, और इसके लिए ये आपको क्या करता है, निर्देशित करता है, यानी निर्देश देता है, निर्देशित करता है। किस चीज के लिए, क्या किया जाना चाहिए उसके लिए। अब क्या किया जाना क्या चाहिए, जो आपका सवाल है, ये क्या आधार आपको दे रहा है, यह आपको आधार दे रहा है कि किन हम मानकों की बात करें, या किन स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, या किन हम नॉर्म्स की बात करें, जो हमें यह निर्देश करें कि हमारे द्वारा किया जाने वाला काम नीतिपरक है या नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जैसे हमें एक एग्जांपल हम यहां पे हम छोटा सा ले लें कि हमें कहीं ना कहीं अगर लिखा है यत्र नार्यस्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवता, यह हमने पढ़ा है, वो हमारे लिए एक मानक हो गया। क्यों मानक हो गया, क्योंकि हमारे वेदों में कहीं ना कहीं रीति रिवाज में यह बात लिखी गई है कि जिस जगह पर नारियों की पूजा नहीं होती है उस जगह पर देवता निवास नहीं करते हैं। अब हम उस मानक को यहां पर रख लें, तो यहां पर अगर प्रश्न हो कि क्या नारियों का सम्मान किया जाना चाहिए, तो आप अगर उस मानक को अपने दिमाग में रखोगे तो जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, किया जाना चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, यत्र नार्यस्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवता, ये कोटेशन है अपना। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक घर है, वह भी एक मानक है, एक सिद्धांत है। पूरा विश्व हमारा घर है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व के बारे में हमें क्या सोच रखनी चाहिए, तो हमें जवाब मिलेगा। वो जवाब कहां से मिलेगा, वसुधैव कुटुंबकम से। ये जो नियम हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में परखे हुए हैं, और दूसरा ये सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का मतलब है सर्वमान्य है। तभी इन नियमों को हम नीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं, और अपने जनरल जो एथिक्स होती है, हमारे लाइफ की मॉरलिटी होती है, हम उसमें भी पढ़ते हैं। तो मानकीय नीति शास्त्र क्या बताता है, कुछ ऐसे मानक स्टैंडर्ड जिनके आधार पर हमें क्या किया जाना है उसका निर्देशन मिलता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी मानकीय नीति शास्त्र हो जाती है। अब डेफिनेशन में जब आप नोट्स में लिखोगे, यहां पे फिर से मैं पढ़ देता हूं, मानकीय नीति शास्त्र दैनिक निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। विचारकों दार्शनिकों के आधार पर मानकीय नीति शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब पहला भाग यहां पे हम बात करेंगे, तो इससे आपको और ज्यादा चीज क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, कहीं कोई डाउट है क्लास के बाद कर लेना। ठीक है, अब चलो हम लोग बात करते हैं, यहां पे आ जाए। पहला इसमें आता है आपका परिणाम, या फिर आपका लिखा हुआ है इसमें निरपेक्षवादी या नियतवादी। ठीक है, परिणाम निरपेक्षवादी या फिर आपका है नियमवादी। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी इंग्लिश है आपकी डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी एथिक्स। ठीक है, अब फिर हम बिना किताब पे जाएं, बाद में कर लेना, ये बाद में कर लेना, बिना हम किताब पे जाएं, सिर्फ यहां पे अगर हम देखें तो क्या इससे हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यह सिखाना चाहता हूं कि अगर कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए जिस प्रश्न को आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो क्या आप उस प्रश्न की, केवल एथिक्स में नहीं, कहीं भी, क्या उस प्रश्न की हेडिंग को पढ़ के आप उसके आसपास जा सकते हो। क्योंकि कई ऐसे प्रश्न आपके आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे।
तो यहां पर पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है, परिणाम निरपेक्षवादी। अगर परिणाम सापेक्षवादी होता तो उसका मतलब क्या होता, यानी परिणाम जो होगा उसके साथ में तुलनात्मक तरीके होगी। यानी परिणाम सापेक्षता क्या है कि परिणाम के साथ जो डिसीजन आएगा, जो भी उस कर्म का परिणाम आएगा उस परिणाम के सापेक्ष चलने का मतलब पैरेलल चलना होता है, यही होता है सापेक्ष के मतलब। जैसा परिणाम आएगा वैसा हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे, सही है या गलत है। लेकिन यहां पे क्या लगा, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब है कि परिणाम क्या है उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, नियमवादी से मतलब है। क्लियर हो रहा है। तो क्या हम सिर्फ इसको पढ़ के इसकी डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं क्या, डेफिनेशन भी यही है। यहां डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी भी कार्य का नैतिक या अनैतिक होना नैतिक नियमों को आधार मानकर ही निर्धारित किया जाएगा और हर स्थिति में इन नैतिक नियमों का पालन अनिवार्य है। किसी भी कार्य का किया जाना केवल नैतिक नियमों के आधार पर ही मान्य होगा और हर स्थिति में इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, अब नैतिक नियम क्या है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज अगर यहां पे लिखी है, जैसे एग्जांपल भी आपका किताबों में भी दिया गया है, किताब से हटके मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज ये वाला ही लेते हैं हम लोग। अब यहां बहुत गौर से समझना, यहां लिखा है हिंदू धर्म में भाई बहन का विवाह वर्जित है, ये नियम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। नियमवादी में आप समझ रहे हो अंतर क्या है, क्योंकि आगे जब आप आगे जाओगे अधिनीति शास्त्र में जाओगे तो अधिनीति शास्त्र क्या है, क्वेश्चन लगाती है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, यहां पर नियमवादी में क्या है कि अगर एक नियम बना है कि भाई बहन का विवाह वर्जित है तो इसमें क्या क्वेश्चन लगेगा, नहीं लगेगा। इसको हम सीधे तरीके से पालन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पर लिखा है चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, ठीक है, तो यहां भी क्या है, यह एक नियम है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन, अच्छा चोरी करना पाप क्यों है, यानी जब आप नियमवादी नीति शास्त्र की बात करोगे तो यहां पर जो एक क्यों पैदा होता है, हम इस क्यों की चर्चा नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नियम की चर्चा करते हैं और हर परिस्थिति में उस नियम का पालन करना ही नैतिकता है। यानी जब हम मानकीय नीति शास्त्र में परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीति शास्त्र के बारे में पढ़ाई करेंगे और इस स्तर पे आगे अगर हम किसी चीज का सही और गलत होना तोलेंगे तो उस परिस्थिति में केवल और केवल नियम की बात की जाएगी कि नियम में जो है वही सही है, नियम में जो नहीं है वो गलत है। कहीं कोई डाउट इसमें, कहीं कोई शंका इसमें, क्योंकि आगे जाके फंसोगे। अभी फिर पूछ रहा हूं मैं, कोई शंका तो नहीं आ रही है, सीधा है, नियम है, उस नियम के अगेंस्ट आपको बिल्कुल नहीं जाना है और हर परिस्थिति में उसको मानना है। ना उसका परिणाम क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, उस क्यों आप कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, नियम बना है तो बना है, आप केवल नियम को फॉलो करते हो। जो लोग इस तरीके की नीति शास्त्र को पालन करते हैं वो केवल नियमों के ऊपर चलते हैं। जैसे कि अगर हम अधिकारी के तौर पर बात करें तो आपको एक नियम बताता हूं, जब आपको अगर बचना हो किसी से, किसी अधिकारी की बात नहीं माननी है, सपोज आपके पास में कोई बड़ा अधिकारी है आपका, और ये बहुत ही थंब रूल है, आपको जब भी आपको बचना हो तो यही चीज आपको बचाती है। आपका कोई बड़ा अधिकारी आपको बरबल एक कॉल करता है कि जाओ उसको उठा लाओ। अब या तो आपकी उस बड़े अधिकारी के साथ सेटिंग हो गई, उसने ऑर्डर दिया, आप उसे उठाने गए, आपने ये नहीं पूछा ये क्या है, तो मतलब यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ वहां पर निहित है। और मान लो आपको पता है कि वो व्यक्ति नियमों के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि नियम क्या बोलता है, नियम यह बोलता है कि आप जब किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने जाओगे तो उस वक्त या तो आपको किसी द्वारा रिपोर्ट किया गया हो या आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए एक चालान आपके पास में हो, वारंट जिसको बोलते हैं, वारंट हो। इन दो के साथ ही आप कर सकते हो। नियम सीधा सीधा है। क्या उसके ऊपर नीचे को सोचोगे नहीं कि हम वारंट लेके क्यों जाएंगे, नियम है, आपको नियम का पालन करना है, राइट। अब ऐसी स्थिति में अगर आपसे एक अधिकारी बोले कि भाई आप करके आओ और आप जानते हो आप गलत कर रहे हो, आपको उससे बचना है, तो आप क्या करोगे, आप अधिकारी से एक लाइन बोलोगे, सर गिव मी इन रिटर्न,
सर लिख के दे दो। यहां केवल नियम बात चलता है, क्योंकि नियम यह है कि अगर ऊपर वाले अधिकारी ने लिख के आपको निर्देशित कर दिया तो उसका मतलब है आप अब उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो। क्योंकि वहां पे एक और नियम क्या बनता है कि आपको अपने से बड़े अधिकारी का, जो आपका वरिष्ठ अधिकारी है, भले उम्र में कितना हो, आपको अपने बड़े और वरिष्ठ अधिकारी के आज्ञा का पालन करना है। यह भी नियम है, बिना ये सोचे सही है गलत है। लेकिन अब उसके बीच आपको अगर निकलना है तो क्या है, सर लिख के दे दीजिए, हम कर देंगे। और मुझे पता है, आपको भी पता है, लिख के नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहां पे लिख के आप मांगोगे, वो आपसे नहीं बोलेगा, आप लिख के दे दीजिए, बाकी आगे कहानी अलग है। तो ये है नियम बात, जहां पे कुछ फिक्स नियम है, जहां पे ना तो परिणाम की चर्चा है ना परिणाम की पहली की चर्चा है। नियम है, आपको उनको फॉलो करना है। जो नियम फॉलो करेगा वही सही होगा, जो नियम फॉलो नहीं करेगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट आ रहा है, कहीं कोई शंका आ रही है? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थिति आप लोगों के सामने बहुत आएगी। वैसे आपके सामने तब आएगी जब आप रिश्वत नहीं खाओगे। अगर रिश्वत खाओगे तो आप रिटर्न का बोलोगे नहीं उनसे, ठीक है सर जा रहे हैं, कितना मिलेगा ये बताओ, सर हमारा हिस्सा क्या है ये बताओ, है ना? तो ऐसा मत करना यार, सरकार बहुत पैसा देती है, मत करना, रिश्वत मत लेना, है ना? लेना तो कम से कम किसी गरीब आदमी से तो मत लेना, इतना तो कर लेना यार, इतना तो एथिक्स यहां से सीख के जाना, ये किसी गरीब को कोई नुकसान ना हो। अब दूसरा, अगेन फिर मैं आपसे डेफिनेशन से उसकी जो यहां पे लिखूंगा शब्द, उससे आप डेफिनेशन इस बार बोलोगे कि आप क्या एग्जैक्ट जगह पे जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, पहले हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, प्रयोजनवादी। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए जो है आपका प्रयोजनवादी में टेलियोलॉजी, इससे समझ में नहीं आएगा टेलियोलॉजी टर्मोलॉजी इतनी कठिन है इंग्लिश में। चलो, प्रयोजनवादी से आप समझो कि प्रयोजनवादी से क्या होगा, क्या निकल सकती है इसकी डेफिनेशन जरा निकालो। प्रयोजनवादी से प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य कब बनता है? जब किसी चीज का उद्देश्य बनता है, किसी परिणाम की अभिलाषा आप करते हो, तभी तो उद्देश्य होता है। उद्देश्य बिना परिणाम के हो सकता है क्या? कोई प्रयोजन तभी किया जाता है जब उसका कुछ परिणाम हमें प्राप्त करना हो। गलत बोल रहा हूं? प्रयोजन तभी किया जाएगा जब हमें उसका परिणाम प्राप्त करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें नियम को ताक पे रखा जाएगा, यह देखा जाएगा कि उसका परिणाम क्या है। यही चीज लिखी है, देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कार्य का नैतिक या अनैतिक होना उस कार्य के परिणाम से निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर नैतिक नियमों के ऊपर कर्म का परिणाम सही है तो सही माना जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई कर्म किया है और वो कर्म भले नियमों के अनुसार नहीं है, या जो नियम कहते हैं वैसा नहीं है, लेकिन अगर उसका परिणाम अच्छा है तो वह नैतिक होगा। यह कौन बताता है? प्रयोजनवादी एथिक्स, प्रयोजनवादी सर बताती है, यानी प्रयोजनवादी या टेलियोलॉजी में बताते हैं। अब इसका एग्जांपल जरा आप लोग दो मुझे, क्या हो सकता है इसमें एग्जांपल? हाँ, चोर को अरेस्ट करना तो वैसे भी जायज बात है, चोर को तो अरेस्ट ही करोगे, और क्या करोगे? हैं? क्या है? स्टूडेंट हो तो अच्छे काम के लिए झूठ बोल देना, परिणाम अच्छे मिलेंगे, ये भी आ सकता है आपका। लेकिन एग्जांपल दो, सॉलिड एग्जांपल दो कोई यहां पे। अच्छा, पूरी लाइफ है तो अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है, छोटा अपराध उसने किया है, तो उसके तो नियम क्या बोलता है आपसे? आप तो जब अधिकारी बनोगे तो छोटा अपराध या बड़ा अपराध, यही तो गड़बड़ करना है। हम ये नीति शास्त्र की चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अधिकारी, ये सारी चीजें हमें टोटल नीति शास्त्र बता रही हैं। लेकिन अधिकारी के तौर पे एक बात सोचो कि जब आप अधिकारी हो तो आप नियमों का पालन करोगे। आपकी पहली एथिक्स वही है, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे उस डिपार्टमेंट, मैंने बताया था यहाँ पे खेल भाव, राजनीति, पत्रकारिता, डॉक्टरी, चिकित्सा, नीतिवाद, तो आपकी एक एथिक्स ये है जो जनरल एथिक्स है। जब आप जाओगे तो लोक सेवकों की आचार संहिता होती है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लोक सेवक आचार संहिता, तो हमारी एथिक्स वहां डिसाइड होगी। आपके सामने अगर किसी व्यक्ति की कंप्लेन आई है, वो अपराध छोटा है या बड़ा है, अगर उसको सामने वाला व्यक्ति बोला है कि एफआईआर लिखवाना है तो आपको एफआईआर लिखना है। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल करने में आप ये कर सकते हो कि भाई देख लीजिए आपको अगर नहीं करना है तो, लेकिन अगर सामने वाला रिजिड है, बोल रहा है करना है, तो आपको करना ही है। और एग्जाम्पल दो, यहां पे प्रयोजनवादी में सीधा देख लूं, हाँ हो रहा, राइट एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है, यही वाला लेते हैं। नियमों के अनुसार
हिंसा करना गुनाह है, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी प्रसून ने कहा कि मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, वो बेचारी अकेली है और 4 लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। उस वक्त आप वहां से जा रहे हो, नियम क्या है? हिंसा नहीं करना है, नियम वह है। लेकिन आप उस समय हिंसा करके लड़की को क्या करोगे? सुरक्षित बचाओगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे अब आपकी नैतिकता आपके एक्ट से नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप अगर वही एक्ट करोगे, नॉर्मल कंडीशन में आप मारपीट करोगे तो आप ही अपराधी हो नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आपने जिस सिचुएशन में वो किया है और उसका जो परिणाम आया, परिणाम क्या है? लड़की की सुरक्षा हो गई। तो इस समय पे इसका परिणाम डिसाइड करेगा कि भाई ये सही है। क्लियर हो रहा है ना कि जो भी आपका कृत्य है उसमें नियमों का पालन हुआ हो या ना हुआ हो, वह नैतिकता सिद्ध नहीं करेगा। सिद्ध क्या करेगा कि उसके बाद उसका परिणाम क्या आया, ठीक है। आपकी नियत क्या थी उस वक्त, क्योंकि जो नियत होगी, नियत व्यक्ति के अंदर तभी आती है जब वो परिणाम के बारे में पहले सोचता है। परिणाम के अनुसार आपकी नियत बनती है, तो उस अनुसार वो चीज आपकी जायज हो जाएगी। जैसे एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर, जैसे आपने एक चीज देखी है, एक व्यक्ति है जो बिल्कुल आपका मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, कोमा में है, ठीक है, और यह भी कंफर्म हो गया है कि अब वो दोबारा जीवित नहीं होगा, ठीक है। अब उसको इच्छा मृत्यु चाहिए है, या लोगों से उसका दर्द नहीं देखा जा रहा तो उसको इच्छा मृत्यु देखना है। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम क्या है? अपने मरीज को बचाना। लेकिन यहां पर उसकी जो आचार संहिता कहती है, डॉक्टर की आचार संहिता क्या बोलते हैं कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपने मरीज की जान की सुरक्षा करनी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर ही लिख के देता है कि हाँ, अब चूंकि जायज, अपने इंडिया में भी इच्छा मृत्यु को जायज कर दिया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिया, अंग्रेजी में कोई वर्ड बोलते हैं? वो तो संथारा तो अलग बात, वो संथारा अलग बात है, संथारा की बात करो, वो इच्छा मृत्यु नहीं है। वो तो यह है कि अपने शरीर को इस हद तक कष्ट देना कि आप कोई दवाई नहीं खाओ और जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक निर्जला हो जाना, वो अपने शरीर को खुद ही खत्म कर देना, वो एक अलग प्रक्रिया है। ऐसी परिस्थिति, मान लो इसी लड़की की बात कर लें, मान लो इसका एक्सीडेंट हो गया होता और एक्सीडेंट होने की वजह से, एक इसको छोड़, एक केस आपको याद होगा, एक नर्स का आपने केस सुना है, मुंबई वाला केस सुना है आपने, जिसमें उससे वार्ड में उसका बलात्कार किया गया था और बलात्कार के बाद में कई सालों तक वो मृत अवस्था में ही, मृत अवस्था मतलब मृत ना बोल के उसको बोले बेहोशी में पड़ी रही, कोमा में पड़ी रही, लेकिन उसके जीवन का कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि उस समय इंडिया में इच्छा मृत्यु देना जायज नहीं है। अब चूंकि जायज बनाया गया है इच्छा मृत्यु देना, तो उस समय उसको मारा भी नहीं गया। इतने सालों तक आप सोचिए अपनी परिस्थिति को, आप सोचिए कि आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाए, आप ऐसे डले रहो, तो वो जीवन जीना मौत से ज्यादा बेकार है। और ऐसी परिस्थिति में, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ऐसी परिस्थिति में जब कोई इच्छा मृत्यु की बात करेगा तो वहां पर वो परमिशन कौन देगा? डॉक्टर देगा। डॉक्टर की आचार संहिता क्या बोलती है? मरीज को, लेकिन यहां पे क्या बोला? मरीज को मारो। कानून में भी देखो, कानून क्या करता है? कानून किसी के जीवन की सुरक्षा करता है, लेकिन अब संविधान ने क्या, अपने कोर्ट ने क्या किया है? उसको अलाउ कर दिया है। तो अगर हम नियम की बात करें तो नियम तो यहां पे डिसमिस हो गया ना। अगर आप केवल नियम पे जो, नियम तो डिसमिस हो गया। अब यहां पे क्या बात होगी? प्रयोजन, यानी परिणाम। क्यों ये सही है? क्योंकि उस व्यक्ति को उस मौत से बदतर स्थिति में रखने से अच्छा है कि उसको मृत्यु दे दी जाए। क्लियर हुआ ये वाला? कहीं कोई डाउट है? कोई और एग्जांपल? क्योंकि आपको पता है, आज आपने एथिक्स पढ़ ली, इसके बाद में मेंस के टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन ही कर पाओगे। जो लोग आज भी इतिहास भूगोल के चक्कर में पढ़े हुए हैं ना, इतिहास भूगोल तो आप तब भी पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता पढ़ना बंद कर दो। 50-50 नंबर का वेटेज है, 200 नंबर का पेपर है, आज से इसको तैयार कर लो। क्योंकि जब 3 महीने का टाइम आएगा तो सबसे बड़ी बात है 3 महीने में क्या क्या कर लोगे। 3 महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब पढ़ लोगे। उसके बाद में एथिक्स, हिंदी, निबंध वो भी पढ़ लोगे, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लोगे। सुपरमैन नहीं हो, ये तभी कर पाओगे जब यहां पे ये तैयारी होगी। तो इसमें अगर कहीं कोई शंका है तो आज ही अंत करना उस शंका का, और आज रात में जाके ही रिवीजन करना। नोट्स आज बन जाने चाहिए, रिवीजन आज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलोगे सर नोट्स तो आप दे ही नहीं रहे हो,
है ना। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आज ही आपको हम भी दे दें, हम भी थोड़ा सा सुधर जाएं, ठीक है, वो ग्रुप बना दें, हम उसमें कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया है प्रयोजनवादी। क्लियर? कहीं कोई डाउट, कोई चीज? चलो बात करते हैं आगे। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल जितने भी हैं आप वो पूरे लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आपका है सद्गुण नीति शास्त्र, वर्च्यू एथिक्स। क्या है? सद्गुण नीति शास्त्र, यानी वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। इसको जरा समझना, इसमें ना तो किसी नियम की बात की जा रही है और ना तो किसी परिणाम की बात की जा रही है। इसमें ना नियम है और ना परिणाम है। क्लियर? इसमें क्या है? सद्गुण है। अब इसमें अगर इसको समझना है ढंग से तो लैंग्वेज में क्या लिखा है इसमें, कार्य का नैतिक या अनैतिक होना उस कार्य के परिणाम सद्गुणों पर विशेष बल दिया जाएगा। यदि कोई कार्य सद्गुणों से परिपूर्ण मंशा को आधार मानकर किया गया है तो वह कार्य नैतिक होगा, भले उसके सिद्धांत या परिणाम कुछ भी हो। यहां पे हम सिद्धांत और परिणाम की बात नहीं करेंगे। अब जो मुझे इसका एग्जाम्पल देगा मैं उसको 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क दूंगा। है कोई बहादुर यहां पर? चलो 15 रुपए वाली डेयरी मिल्क। गई मेरी डेयरी मिल्क। बिल्कुल सही है। यहां पर क्या होता है, एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण है, जिस वजह से उसको जाना जाता है, उसके आधार पर अगर उसने ऐसा किया है तो वो सही है। आपने जज वाला दिया, वो हम सेकेंडरी लेंगे, हम अपना वाला एग्जाम्पल लेंगे। अपना एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये नाम मैंने क्यों लिया है? ताकि आप समझ सकें कि वर्च्यू वाली बात क्या है। वर्च्यू में ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा है यही तो सद्गुण है। राम भगवान कैसे थे? मर्यादा में बंधे हुए, यानी ऐसे पुरुष जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। क्यों है? जो मर्यादा में बंधे हुए हैं। अब राम भगवान ने जो काम, आज भी हम बात करते हैं राम राज्य की बात करते हैं, क्या वहां कोई नियम लगता है या किसी हम परिणाम की बात करते हैं? हम सिर्फ राम राज्य की बात करते हैं। अब इनका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं जो इनका किया हुआ है इन्होंने। बाकी तो इन्होंने काफी काम किया, तो ये मर्यादित हैं तो इनके बारे में कुछ अगेंस्ट तो नहीं आ सकता है। लेकिन यदि बात कहें सीता वनगमन, सीता वनगमन कब? अयोध्या से वापस आने, वहां से जंगल से वापस आने के बाद में, जब जनता ने माता सीता के ऊपर लांछन लगाए कि यह इतने वर्षों तक किसी पर पुरुष के साथ में रहकर आई है, उस समय स्वयं भगवान श्री राम जानते थे, क्योंकि जब श्री राम जी ने सीता माता को एक्सेप्ट किया था रावण के महल से, तब खुद उन्होंने अपनी पहली अग्नि परीक्षा दी थी। राम भगवान ये जानते थे कि एक बार मैं इसकी अग्नि परीक्षा ले चुका हूं। सबने कहा, स्वयं लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप एक बार अग्नि परीक्षा ले चुके, अब दोबारा आप लोगे तो मैं आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी जो कि अपने उनको माता समान मानते थे, करते थे। उसके बाद भी केवल और केवल समाज ने जो कहा उसके पालन के लिए जब सीता माता स्वयं कोख से थी उस वक्त उन्हें जंगल भेज दिया। हकीकत में देखा जाए तो ये गलत था, गलत था ना। चाहे अब नियमों की बात करो चाहे परिणाम की बात करो, नियम भी गलत, नियम के अनुसार भी गलत है और परिणाम के अनुसार भी गलत है। परिणाम क्या हुआ? 9 महीने तक वो किस तरीके से जंगल में भटकी होगी, कितना कष्ट उन्होंने सहा होगा, किस तरीके से अपने बच्चों को पाला होगा। परिणाम भी क्या था? गलत था। नियम भी क्या था? गलत था। लेकिन फिर भी राम भगवान को गलत बोलते हैं क्या? फिर भी कोई राम भगवान को गलत बोलता है क्या? सब क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया वो उनका वर्च्यू, जो उनका खुद का एक अपना सद्गुण था कि मर्यादा में रहेंगे, वो किसी भी तरीके से अपने राजधर्म का पालन करेंगे। और राजधर्म का पहला नियम क्या है? राजधर्म, हम लोग भी लोक सेवक हैं तो हम लोग भी राजधर्म में आएंगे कि किसी भी तरीके से जनता का विश्वास नहीं खोना चाहिए। जनता का विश्वास अपने राजा के लिए हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब जज वाले पे आ जाते हैं। जज जैसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अभी हम बोल रहे राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हम डिबेट करेंगे, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? राजनीति वाले नेता क्या बोलते हैं? अगर कोई केस न्यायालय में है
या न्यायालय की समीक्षा के अंतर्गत है तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है न्यायालय जो करेगा वो सही करेगा। अब न्यायालय ने एक काम क्या किया था कि आपका जो नो वन किल जस्का वाला जो केस था, एक समय पे न्यायालय ने ही मनु शर्मा को आजाद कर दिया गया था। तो जब न्यायालय से उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया तो कोई उसके ऊपर सवाल उठाता है क्या? कई ऐसे अपराधी हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, कितने समय तक पुलिस ने उनको पकड़ के रखा। अभी भोपाल से उनको टिकट मिल रही है, हर चीज है, ठीक है, मिल गई है, टिकट मिल गई, हम दिग्विजय के सामने खड़ी है, उनके ऊपर प्रताड़ना की, हर चीज की आरोप लगाया, बट अब वो न्यायालय से बाहर निकल के आ गई। कोई भी भले उनका अगेंस्ट वाला है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। खुद नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, 14 सालों तक क्या कहा गया, खून का सौदागर, ठीक है, हर चीज कही गई, हर कोई सवाल उठाता रहा, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, अब उन्होंने वो किया था या नहीं किया था ये भगवान जाने, हमें नहीं पता, ना हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हम एक बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट दे दी है तो क्लीन चिट है। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका सद्गुण नीति शास्त्र में क्या हो गया? एक पर्टिकुलर जो एक सद्गुण है या जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका एक अपना वर्चस्व है, उस वर्चस्व का सम्मान करते हुए ये नहीं देखना कि नियम क्या कहता है, परिणाम क्या होता है, जो कह दिया गया वो सही हो गया। ये तीसरा तरीका है। एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? कहीं कोई डाउट आ रहा है इसमें? कोई चीज बता दो मुझे, अगर आ रहा हो तो बता दो जल्दी से। किसी के मन में कोई शंका, कोई बात? अब हम लोगों को कांट की नीति मीमांसा के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि मानकीय नीतिशास्त्र के हमें तरीके यहां पे बता दिए। और मानकीय नीतिशास्त्र में जो आपका पहला नियमवाद है, मैंने बताया था आपको नियमवाद, उसमें नियमवाद में पहला स्टेप, अभी नियमवाद बता चुके ना, जिसमें नियम को माना जाएगा। नियमवाद में पहला आपका जो है कांट की नीति मीमांसा है। आज हम इसके बारे में, अभी तक हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ ली, अब नियम क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कांट जो है ये पाश्चात्य सभ्यता से थे, ठीक है, और पाश्चात्य दर्शन में इनके सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न में आ जाए कि निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत को आप व्याख्या कीजिए, तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वही है निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली ना पूछे। निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, कांट की नीति मीमांसा, या इसको निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या कहा इसके अंतर्गत? इन्होंने कहा कि नैतिकता ना तो किसी सद्गुण की मोहताज है, ना ही नैतिकता किसी परिणाम की मोहताज है। कि अगर किसी व्यक्ति का नैतिक होना ना होना ना तो नियमों के ऊपर निर्भर करता है, ना उस व्यक्ति का नैतिक या अनैतिक होना किसी परिणाम पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का नैतिक या अनैतिक होना विशुद्ध रूप से अपनी खुद की कर्तव्य चेतना से है। क्या है? जो खुद की उसकी कर्तव्य चेतना है, उससे उसके द्वारा किए गए कार्य का सही होना या गलत होना होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें, जैसे चोरी है, ठीक है, आज ये शोर होना था यहां पर, ये खिड़कियां बंद कर देना, करो तो खुली हो तो पूरा बंद कर दीजिए, खिड़कियां बंद कर दो पूरी, ठीक है। तो कांट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का नैतिक या अनैतिक होना ना तो किसी नियम पर निर्भर करता है, ये नियम चाहे जितने बना लो वो नैतिक अनैतिक होगा या नहीं होगा, चाहे तुम परिणाम की चर्चा कर लो, व्यक्ति नैतिक या अनैतिक होगा, उससे किसी चीज से डिसाइड नहीं होता है। डिसाइड किससे होता है? व्यक्ति की खुद की आंतरिक चेतना से। खुद की किससे? आंतरिक चेतना से। और बहुत सही कहा है, प्रैक्टिकल नियम बताए, 3 नियम भी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं चोरी की बात कर रहा हूं, अब नियम में लिखा है कि चोरी करना पाप है, चोरी का परिणाम सजा होती है, यही भी चीज है। लेकिन व्यक्ति का नैतिक या अनैतिक होना, हम सब उसी में आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम आचार संहिता की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सॉरी आप नीति शास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं कि हम एथिकल होंगे, हम जब अधिकारी बनेंगे सब कुछ होगा। ये मैं जो आपको रटवा रहा हूं या जो सब्जेक्ट आपको डाला, क्यों? ताकि आप एथिकल बनो, नियमों को मानो। लेकिन व्यक्ति का ऐसा होना, क्या मैं नियम बता दूंगा तो ऐसा हो जाएगा क्या? या उसका परिणाम क्या होगा, उससे आप बदल जाओगे क्या? व्यक्ति की आंतरिक जो चेतना है उसको निर्भर करता है। हर किसी को पता है चोरी करना पाप है, फिर भी वो चोरी करता है।
तो नैतिकता के आधार पर जब हम आकलन किसी का करते हैं तो उसे हम नियमों के आधार पर नहीं कर सकते, हम उसे परिणाम के आधार पर कर सकते, वो स्वयं व्यक्ति कैसा है उसके आधार पर होगा। क्लियर हो रहा है ना? यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो ईमानदार है क्योंकि वो खुद के अंदर है, उसकी ईमानदारी से वो कभी नहीं पलटा या कभी उसने अपने निर्णय को नहीं बदला। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि उसकी जो आंतरिक चेतना है, वह आंतरिक चेतना ही तो उसे नियमों का पालन करने के लिए बोल रही है। आप 100 नियम बना लो, 100 उसके परिणाम बता दो लोगों को कि भाई आप बलात्कार करोगे तो 7 साल की सजा होगी, अगर आपने बच्ची के साथ में किया तो आपको मृत्यु होगी। क्या बलात्कार रुक गए? रुक गए क्या? क्यों नहीं रुके? क्योंकि व्यक्ति आंतरिक चेतना से नैतिक है ही नहीं है। तो कांट क्या कहता है कि नियमों को छोड़ो, परिणाम को छोड़ो। व्यक्ति आंतरिक चेतना जिस दिन उसकी जाग गई उस दिन वो नैतिक हो गया, और आंतरिक चेतना मर गई तो वो अनैतिक हो गया। क्लियर है? हाँ पूछो। हर व्यक्ति की तो अलग अलग मतलब होती है आंतरिक चेतना, ठीक है। अगर उसने चोरी की मान ली तो उसके लिए तो वो सही है ना, फिर इस पे वो कैसा होगा? आगे आएंगे ना, इसमें ये चीज बताई गई है। इसमें कांट ने खुद कही है ये बात। कांट ने, अब जब आगे मैं आपको साधन और साधुवाद बताऊंगा, पूरा आपको अंत में समझ में आएगा। उसने खुद ये बात कही है कि खुद नीति, जिस समाज में आप हो, आप उसके खुद के नीति निर्माता खुद बनो। खुद आप उस सिस्टम का हिस्सा बनो। आप किसी नियम को फॉलो मत करो, आप जहां रहना चाहते हो आप वैसे रहो। तो आंतरिक चेतना व्यक्ति के मन में आएगी कैसे? ये कैसे डिपेंड करेगा? ये व्यक्ति के खुद के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। अंदर क्या है, अंतरात्मा वाला जो टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे ना, कभी ना कहीं जो आवाज अपनी अंतरात्मा में आवाज होती है ना, उसके ऊपर होती है। इसको और अगर हम किसी तरीके से देख लें, अगर इस तरीके से समझ लें इसमें, इसको अगर एग्जांपल दो, ये कहना क्या चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि आप वैसा काम करो जैसा काम आप अपने साथ होना पसंद करो। कांट क्या कहना चाह रहा है? ना किसी नियम को फॉलो करो, ना किसी चीज को फॉलो करो, आप तो ऐसा काम करो जैसा काम आप स्वयं के साथ में होना मंजूर कर सकते हो। क्या आप स्वयं को कष्ट में रख सकते हो तो दूसरे को कष्ट मत दो। किसी नियम की जरूरत है क्या? क्या आप अपने घर में चोरी कर सकते हो? दूसरे घर में चोरी मत करो। क्या आप स्वयं अपने परिवार में किसी के साथ में व्यभिचार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो दूसरे के परिवार के साथ भी मत करो। जैसा आप दुनिया से उम्मीद कर रहे हो वैसा आप खुद बनो। जो काम आप दूसरे से अपने लिए उम्मीद नहीं कर सकते हो वैसा काम आप दूसरे के साथ भी मत करो। अब क्लियर हुआ? नियम वगैरह सब चीजें क्लियर होंगे ना कि नियम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं किसी चीज की। सीधा जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा आप करो। नहीं डाउट? अब इसके 3 प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको डाउट और क्लियर हो जाएगा। इसका पहला है, कांट के 4 नैतिक नियम है, और जिसमें पहला है सार्वभौमिकता का नियम। कौन सा है? सार्वभौमिकता का नियम। कांट ऐसे नियमों का पालन करने की बात कर रहा है या ऐसे नियम बनाने की बात कर रहा है जो यूनिवर्सल हों, सार्वभौमिक हों, जो जगह, स्थान, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, वेशभूषा किसी भी आधार पर परिवर्तित ना हो। ठीक है? ऐसा कोई नियम ना हो जो संकुचित हो और किसी क्षेत्र विशेष के लिए हो। ठीक है? कैसे नियम का हमें पालन करना है? जो नियम आपका सार्वभौमिक हो, संकुचित ना हो। कि मान लीजिए किसी एक मोहल्ले में कोई नियम चल रहा है तो मोहल्ला क्रिकेट का जो हमारा नियम है उसको हम वनडे में लगा दें। अब मोहल्ला क्रिकेट में क्या नियम बनते हैं? एग्जांपल समझना, तुमने बॉल मारी, अगर बॉल अंकल की खिड़की के बाहर गई तो तुम आउट। होती है बाउंड्री हमारी। क्या होती है बाउंड्री? आपकी होती है कि देखो वो बाइक रखी है उसके बाहर बाउंड्री। तो क्या उसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा है? कांट यह कहना चाह रहा है कि हमें उन नियमों का पालन करना है या इस तरीके से अपने नियम बनाने हैं जो हर जगह पर सार्वभौमिक हों, यानी यूनिवर्सल हों। उसको आप दुनिया के जिस भी कोने में अप्लाई कर दो, चाहे जानवरों के साथ अप्लाई कर दो, तो भी वो नैतिक ही रहे। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप अपने मोहल्ले, जैसे मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, वो वाली चर्चा जो अपनी हुई थी ना, ऑनर किलिंग वाली चर्चा हुई थी अपनी कल, खाप पंचायत वाली। अब खाप पंचायत इतना छोटा सा क्षेत्र है
हरियाणा, हरियाणा में इतने लोग हैं जो जाट समुदाय के हैं या फिर गुज्जर समुदाय के हैं जिनमें ये चीज होती है, ठीक है। अब उनके कुछ नियम है कि हमें सगोत्र में विवाह नहीं करना है, ये उनका नियम है, ठीक है, वो इसका पालन करते हैं। गलत नहीं है, सही नहीं है, हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि उनका नियम है और अधिकारी के तौर पे हमें उनके नियमों का सम्मान करना है। हालांकि अगर कुछ ऐसा गलत एक्शन होता है तो वहां पर हमें सामने वाले को बचाना भी है। जो मैंने कहा था कि भले सामाजिक रीति रिवाज से सही है लेकिन संवैधानिक तौर पे गलत है तो गलत है, जो बात मैंने कल समझाई थी आपको, समझ में आ गया होगा। तो क्या इस पर्टिकुलर इतने से क्षेत्र के किसी नियम को हम जाके पूरी इंडिया पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो कांट क्या कह रहा है? नियम ऐसा हो जो सार्वभौमिक हो। जो सार्वभौमिक नहीं, यूनिवर्सल नहीं, वो ना तो नियम है और ना ही नैतिक है। समझ में आ गया? पहला इसका क्या है? सार्वभौमिकता का नियम। ऐसे इसके 4 नियम है, लिख लिया पहला वाला ये। चलो हम दूसरे के बारे में भी बात करते हैं अभी, ठीक है। एक कांट का 6 नंबर में आ सकता है आपसे, तो कांट की नीति मीमांसा को आपको समझ लेना है और लिख लेना है, पूरे 6 नंबर का आंसर बन सकता है आपका। अब इसमें दूसरा है मनुष्य को साध्य मानने का नियम। क्या है आपका दूसरा? मनुष्य को साध्य मानने का नियम। अब जैसे कई लोग जिनको नोट्स मिलेंगे, नोट्स तो सबके साथ ओपनली भी हम शेयर कर सकते हैं, नोट्स मिलेंगे, तो ये लेक्चर क्यों आपके इंपॉर्टेंट होता है, क्यों नोट्स में क्या लिखा है वो पढ़ के बताते हैं आपको। मनुष्य को स्वयं और दूसरों को साध्य मानना चाहिए, ना कि साधन। अर्थात किसी भी मनुष्य को किसी और की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करे तो वह साध्य है, इच्छा विरुद्ध कार्य करे तो वह साधन रूपी हो जाता है। सबको समझ में आ गया ना? नैतिक्स में यही तो पंगा है, किताब में जो लिखा है वो समझ में नहीं आता कि आता कहां से है, ठीक है। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम साध्य और साधन समझ लेते हैं। साध्य क्या है बताओ कोई? किसी को लक्ष्य हो सकता है, चलो हम इसको लक्ष्य ले लो, बिल्कुल सही है, लक्ष्य ले ले, हटा, कोई दिक्कत नहीं। साधन क्या है? जिसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ये क्या कह रहा है? मनुष्य को साध्य मानने का नियम, यानी आप स्वयं को और दूसरे को साध्य मानो, ना कि साधन मानो। आप स्वयं को और दूसरे को साध्य मानो, ना कि साधन मानो। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे वो इसलिए ना करे कि सामने वाला उससे वो काम जबरदस्ती करवा रहा है, क्योंकि जब सामने वाला जबरदस्ती कोई काम करेगा तो वो किसी और की इच्छा पूर्ति के लिए साधन बन गया ना। इच्छा किसकी है? किसी और की। जैसे अगर कहा जाए कि किसी ऑफिस की हम बात कर लें, ऑफिस में कोई आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, और जो ये एम्प्लॉय है इसको एक टारगेट दिया गया है कि तुम्हें जाके 400 सेल पूरी करनी है। ये 400 सेल का लक्ष्य किसका है? कंपनी का। पूरा कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या बन गया? साधन बन गया। क्लियरिटी से समझ में आ रहा है? साधन बन गया ना। तो यहां पर कांट क्या कहना चाह रहा है कि मनुष्य को खुद को साध्य बनाना चाहिए, यानी कि जो वो काम करे वो अपनी मर्जी से करे और अपने लिए करे, और दूसरे को भी उसको साध्य मानना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी अपनी इच्छा पूर्ति का साधन ना बनाए। किसी भी व्यक्ति का मिस यूज करना, सीधी लैंग्वेज समझो, किसी भी व्यक्ति का ऐसा यूज करना जो नाजायज है वह अनैतिक है। अब यहां पे आप कहोगे सर दुनिया में तो ऐसा ही चल रहा है, तो कांट का नियम है, वो अपने हिसाब से कहता है, उसका एक नियम है कि मनुष्य को साध्य मानने का नियम है, यानी मनुष्य को साध्य मानो, उसको एक लक्ष्य माने। इससे फायदा क्या है? यदि मान लीजिए हम एक अधिकारी बनते हैं, तो अधिकारी बनने के बाद में हम अगर जो दूसरे लोग हमारे आसपास हैं उनको हम अपना लक्ष्य मान लें। हमारा लक्ष्य क्या है? लोक सेवा करना। हमारा लक्ष्य यही है ना, लोक सेवक के तौर पर क्या है हमारा लक्ष्य? लोक सेवा करना। तो हमारा काम क्या है? हम लोक सेवा करें। हमारा लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, लोगों के अधिकार लोगों को पहुंचाना, लोगों के पास में अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को दूर करना नियमों के अनुसार। लक्ष्य हमारा यही है,
ठीक है, तो हमारे लिए हमारा लक्ष्य साध्य हो गए और व्यक्ति भी हमारे, अगर वो खुश होगा तो हमारा साध्य पूरा होगा, तो हम भी साध्य के तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए साध्य है। लेकिन वहीं पे अगर हम काम करें क्या कि हम एक अधिकारी बन जाएं और वहां पे गांव वाले बोले ऐसा करना 5 किलो घी जरा घर भिजवा देना, और सब्जी तेरे यहाँ पे ककड़ी बहुत लगी है ना, वो ककड़ियों को जरा घर पे भिजवा देना और अच्छे से साफ करके भिजवाना। समझ रहे हो हमारे ऊपर कब अप्लाई होता है ये? हमें सामने वाला व्यक्ति जो है, जो हमारी जनता है, वो हमारे लिए साध्य है ना कि साधन है। हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग हम उस व्यक्ति का उपभोग नहीं कर सकते। हम अधिकारी होने के नाते अगर कोई महिला कर्मचारी हमारे नीचे काम कर रही है तो हम उसका शोषण नहीं कर सकते कि हम आपके बॉस हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो हम आपको हमारे साथ में लिप्त होना पड़ेगा। हम ये काम नहीं कर सकते। तो क्लियर हुआ, हमें मनुष्य को साध्य मानना है ना कि साधन। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई ऑनलाइन वालों को डाउट हो तो लिख देना मुझे कमेंट में, ठीक है, तो क्लियर कर दूंगा। दूसरा नियम समझ में आ गया? किसी को शंका लंका तक? अरे भाई शंका लाए। अब देखो यार, इसमें क्या है, दो चीजें होती हैं इसमें। या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा है, या तो मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन सा वाला हो रहा है बता दो मुझे। समझ में आ रहा है ना तो ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि डब्बा गोल हो रहा है कि सर हाँ ठीक है सर दिए चलो बत्ती, हमें समझ में आ रहा है। तो क्या करें? अब मुझसे सोचो मुझे कैसे गुजरती है मेरे ऊपर पढ़ाना है इसको। क्या नहीं आता समझ में एथिक्स यार, बहुत चीजें दिमाग लगा। और ये एग्जांपल्स होते हैं, ढूंढना किताबों में कहीं एग्जांपल नहीं है। ये कोई भी एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको। जजबाला मिल जाता है, इतना बस लिख देते हैं जजबाला इतना सा, अब उसे समझते रहो, उसको लगाओ कि अप्लाई कहां पे हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स क्या है, सोचने पड़ते हैं, चीजें करनी पड़ती हैं। तो एथिक्स इसीलिए कठिन है, एथिक्स में इसीलिए नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अगला इसका है स्वाधीनता या स्वायत्तता का नियम। क्या है? स्वाधीनता या स्वायत्तता का नियम। कांट क्या कहता है कि जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र किसी के ऊपर दबाव डालकर आरोपित नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति को स्वाधीनता है। ठीक है, किसी को दबाव डाल के आप नीति शास्त्र नहीं सिखा सकते हो। यह व्यक्ति के अंदर की खुद की चेतना है। तो यह कहना चाहता है कि कोई भी आप ऐसा नियम कानून या सिद्धांत ना बनाओ जो व्यक्ति स्वयं अपने आप में उस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाए। ऐसे नियमों का पालन, आएंगे एग्जांपल पे आएंगे, अभी चल रहा है, आएंगे हम लोग एग्जांपल में आएंगे। ठीक है, ऐसे कानून बनाओ कि कहीं ना कहीं स्वयं व्यक्ति उस नीतियों को अपने आप में एक्सेप्ट कर ले। हमें जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ आरोपित ना करना पड़े। हर व्यक्ति को उसकी नैतिकता निर्धारित करने का अधिकार है, वह स्वतंत्र है। तो आपके नियम या जो आपका नीति शास्त्र होना चाहिए वह ऐसी होना चाहिए कि सब बिना किसी जबरदस्ती के अपने आप में उसको एक्सेप्ट कर सकें। माने ना माने, लेकिन ऐसा ना हो किसी को मनवाने के लिए हमें उसके साथ में जबरदस्ती करनी पड़ जाए। ऐसा ना हो। स्वाधीनता का नियम स्वायत्त रहे। इसलिए मैंने लाइन यहां पे क्या लिखी है कि नैतिकता अंतः प्रेरणा आधारित होती है, ना कि बाह्य दबाव में आरोपित की गई होती है। नैतिकता व्यक्ति की अंतर प्रेरणा की चीज है, किसी भी बाह्य दबाव में नैतिकता आरोपित या अधिरोपित नहीं की जा सकती है। अब सोचो जरा इसका एग्जाम्पल कोई। जैसे आप रात को 3 बजे क्लासेस लगा देते हो तो बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल है कि अगर मान लो यहाँ पे नैतिक आधार पे क्या देखा जाए, नैतिक आधार पे यह है कि हम जब क्लास लगाएं तो उस समय पे आप लोग आसानी से वहां पर आ जा सकें। नैतिकता तो यही कहती है। ठीक है, क्लास आपके लिए जरूरी है, लेकिन हम जबरदस्ती ये ना करें कि रात में 3 बजे क्लास लगा दें। तो अगर रात में हमने 3 बजे क्लास लगा दी तो उस समय क्या हो जाएगा, वो अनैतिक हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल है कि जबरन हम कुछ ऐसे नियम ना बनाएं कि जो नियम आपके अगेंस्ट हों। ठीक है, तो आपका ये वाला भी हो गया। इसमें कहीं डाउट है? कोई और एग्जांपल चाहिए क्या? चल जाएगा इतने में? यानी कुछ भी ऐसा काम ना हो जो जब है, हाँ कुछ भी चीज है अधिकारी, मतलब इस स्तर पे आप कोई भी काम करो कि जिसमें व्यक्ति अंतः प्रेरणा से उस चीज को मानने को तैयार हो, ना कि उससे वो जबरदस्ती करवाया
जा रहा हो। ठीक है। जैसे कि अपने जनजाति लोग हैं, अब उनसे अपन बोले कि आप ऐसा ये पालन करो, लेकिन उनके जो रीति रिवाज है, किससे बोले? जनजाति के लोग हैं। ठीक है। उनसे जैसे कि उनके नियम कानून है खुद के, कि जो प्रथा चलती है, भगोरी आर्ट वगैरह उनका, जैसे कि उनको कुछ अलग चलता है, उनसे बोलो कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो गलत हो जाएगा, वो अनैतिक हो जाएगा वो। क्योंकि हमारा संविधान ही बोलता है कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के संरक्षण का अधिकार है। वो किसी भी क्षेत्र, धर्म, जाति, नीति से आता हो, उसको उसका अधिकार है। तो हम संविधान के तौर पे उनको ये नहीं बोल सकते कि आप इन नियमों का पालन करना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं बोल सकते। कब तक नहीं बोल सकते? जब तक कि किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक कि दूसरा स्वयं इसकी संवैधानिक या कानूनी कार्यवाही के लिए मांग नहीं करता है। अगर अंतःप्रेरणा, वही बात आई ना, अगर स्वायत्तता से, अपनी मर्जी से पूरा समाज उन चीजों को मानने को तैयार है तो गलत नहीं है। यही तो स्वायत्तता का नियम है। पूरा समाज मान रहा है, हर कोई उसमें एग्री कर रहा है, और उसमें क्या है, ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी को दबाव डाला जा रहा है या जबरदस्ती की जा रही है। नहीं, वो स्वयं, जैसे खाप पंचायत है, खाप पंचायत तो आपकी क्या है, वो दबाव डाल रहे हैं ना। ठीक है। लेकिन अगर भगोरिया हाट की बात करें या हमारे जनजातीय नियम कानून की बात करें, जो प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गलत है, वो उस मर्जी से कर रहे हैं। तो उस नियम को हम क्या बोलेंगे? जायज मानेंगे। कहां वो गलत कर रहे हैं? कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गलत कब होता है? जब किसी के साथ गलत हो। जब किसी के साथ गलत हो ही नहीं रहा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से, अंतः चेतना से वो लोग कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं उस कल्चर को, उसके साथ में वो खुश है, तो सही है। आफ्टर ऑल बात क्या है? बात यह है कि हमें लोक सेवक के तौर पर सामने वाला व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना है। तो अगर वो अपने जीवन उस जगह पर सुखी है तो उंगली थोड़ी करेगा, नहीं नहीं संविधान की तरीके से सही नहीं है, कानूनी तरीके से सही नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तब आप अत्याचार कर रहे हो। तो मन से जो चीज मानी जाए उसको माने। ठीक है। अगला और लास्ट इसका है साध्यों के साम्राज्य का नियम। साध्यों के साम्राज्य का नियम। ठीक है। इसमें कांट क्या कहता है मैं बताता हूं आपको, कि ऐसा कार्य करो कि तुम स्वयं को साध्यों के साम्राज्य में नियम बनाने वाला सदस्य समझ सको। कांट क्या कहता है? ऐसा कार्य करो कि तुम स्वयं को साध्यों के समाज में नियम बनाने वाला समझ सको। समझ आया? वो ये कहना चाह रहा है कि खुद हमेशा ऐसे काम करो कि जैसे कि तुम जिन नैतिक नियमों का पालन कर रहे हो वो तुमने खुद बनाए हो। नहीं समझे? यही चीज ना, जैसे मान लो यहां पर क्या है कि एक शिक्षक को, अगर कोई शिक्षक है तो उसको अपने विद्यार्थी की भलाई सोचना चाहिए। ठीक है। ये एक प्रकार का मान लीजिए नियम है। लक्ष्य क्या है? शिक्षक का लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी की भलाई। क्लियर हो रहा है? तो आप ऐसे शिक्षक बनो कि आप हमेशा अपने विद्यार्थियों की भलाई के बारे में सोचो, उनका भला करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपने नियम खुद ही बनाया था। यानी नियमों को समावेशन अपने अंदर इतनी गहराई से कर लो कि ये लगे कि उस समाज के नियम आप ही बना रहे हो। आप में और नियमों में कोई टूट फूट ना हो, कोई अंतर ना हो, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? तो पूछो, टेंशन मत दो। ये कह रहा है साध्यों के साम्राज्य का नियम, यानी आप ऐसे कार्य करो कि आप अपने आप को साध्यों के समाज में खुद को नियम बनाने वाला समझो। यानी यह व्यक्ति को यह बात बता रहा है कि आप अपने आप को इस तरीके से नैतिक तौर पर तैयार करो कि जिन भी नियमों का आप पालन कर रहे हो, उन नियमों का पालन करते वक्त आपको यह ना लगे कि आपसे ये नियम जबरदस्ती में पालन कराया जा रहा है। आपको यह लगे कि ये स्वयं आपका नियम है और आपने ये नियम बनाया है, इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो। उसने यही कहा ना कि आप अपने आप को साध्यों के साम्राज्य में नियम बनाने वाला सदस्य समझ सको। जिस व्यक्ति ने नियम बनाए हैं वो सदस्य आप खुद हो, इसीलिए तो आप उसको रिग्रेस से इतना फॉलो कर रहे हो। जैसे चोरी करना पाप है, तो चोरी करना अगर पाप है तो खुद स्वयं कभी चोरी मत करो। और इस हद तक अपने आप को, अपनी आत्मा से, कि मन से चोरी मत करो, तन से चोरी मत करो, आत्मा से चोरी मत करो, किसी से झूठ मत, हर चीज चोरी है, आप किसी भी तरीके की चोरी मत करो। तो अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया तो बिल्कुल आप नियम बनाने वाले खुद हो गए ना, कि जैसे वो नियम आपका खुद का नियम हो।
तभी तो अगर आप उस तरीके से उसको साध्य नहीं करोगे, उस तरीके से नहीं अपनाओगे, तो कहीं ना कहीं होगा कि नियम दूसरे हो और आप दूसरे हो। यानी इस तरीके जो साध्यों के साम्राज्य का नियम जो नीति शास्त्र का हिस्सा है, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? आज यहां रोकें क्योंकि सर में बहुत सारा चढ़ गया होगा ये, है ना। धीरे धीरे एथिक्स अब टफ होती जाएगी। पुरानी वाली एथिक्स जो है वो व्यवहारिक ज्ञान था, अब आपका प्रैक्टिकल जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर कांट का नियम आ गया तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी ही आनी है। इसीलिए हम हर चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो पुरानी एथिक्स है उससे अंडरस्टैंडिंग समझ लो, अब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाके यहां पे कैसे लिखना है ये चीजें। अगर अब चारों पॉइंट आपने अगर ये लिख रही होंगे तो आपको 6 नंबर का आंसर दिखाओ जरा आप 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा अगर कुछ एग्जाम्पल आपने दिया है तो एक प्रकार से कुछ तो ये आपका आंसर तरीका का ऑलरेडी लिख गया है ना, अगर आप लिख रहे हो ढंग से। तो यही तो हमें लिखना है जाके। तो अब जो आप एथिक्स पढ़ रहे हो उस एथिक्स में हमें पूरे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की बात करनी है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखें कि इस तरीके से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।